हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एकेडमी। आज हम ब्रिटिश क्राउन के रूल के दौरान एनेक्टेड की गई एक्ट्स देखेंगे विच इवेंचुअली लेड टू द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। क्या हुआ कि 1857 के टाइम जो सिपाही म्यूटिनी हुआ था, which was the first major armed attempt to overthrow the alien rule in India, से बहुत बड़ा significant changes लाया गया था इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। एंड उसके बाद जो एक्ट आया उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 बोलते हैं। तो एज यू हैव डिस्कस, ये सिग्निफिकेंट एक्ट एनेक्टेड किया गया था इन द वेक ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये जो 1857 का रिवॉल्ट था या फिर सिपाही म्यूटिनी था, इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। एंड ये जो एक्ट था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857, इसे एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। एंड इसने जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था टोटली एबॉलिश कर दिया एंड जो पावर ऑफ गवर्नमेंट टेरिटरीज एंड रेवेन्यू था टोटली ब्रिटिश क्राउन तक ट्रांसफर कर दिया। एंड दैट्स व्हाई अभी से जो रूल आए इसे द क्राउन रूल बोलते हैं एंड इट लास्टेड टिल 1947। तो लेट्स सी फीचर्स क्या क्या थे। उस एक्ट के बाद से ही जो इंडिया का गवर्नर जनरल था उन्हें वाइसरॉय ऑफ इंडिया बोलते हैं। एंड दैट्स व्हाई द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया इज लॉर्ड कैनिंग, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। देन इस एक्ट ने द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट भी एबॉलिश कर दिया एंड एज वेल एज एबॉलिश द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऑल्सो इस एक्ट ने एक न्यू ऑफिस क्रिएट किया फॉर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जिन्हें कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल दिया गया था ओवर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट was a member of British cabinet and was responsible ultimately to the British Parliament. So yeah, it totally a crown rule था. So everything what was done by the British. Again, a 15-member Council of India was established to assist the Secretary of State for India. Then ये जो काउंसिल बनाया गया था ये एक एडवाइजरी बॉडी था एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इस काउंसिल का चेयरमैन बना दिया गया। फिर इस एक्ट के द्वारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल को एक कॉर्पोरेट बॉडी बना दिया गया which was capable of suing and being sued in India and in England. So ये जो 1858 का एक्ट था was largely confined to improvement of administrative machinery which was the Indian government was to be supervised in England, and it did not alter any substantial way the way of government that prevailed in India. तो जो इंडियंस थे उन लोग का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था। फिर आया इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। ये जो 1857 का ग्रेट रिवॉल्ट था उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि इंडियन के साथ थोड़ा अच्छा रिलेशन बनाना होगा ताकि हम और ज्यादा टाइम तक यहाँ पे रूल कर सके। एंड इन परसुएंस ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन 3 एक्ट्स पास हुए इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1861, 1892 एंड 1909। तो ये जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट थे, फर्स्टली हम पढ़ेंगे 1861 का इज एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो लेट्स सी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट। सो क्या हुआ, इस एक्ट के बाद एक बिगिनिंग आया फॉर द इंडियंस टू बी एसोसिएटेड विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस एंड दस इट प्रोवाइडेड दैट वाइसरॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ हिज एक्सपांडेड काउंसिल। एंड अकॉर्डिंगली क्या हुआ, 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने जो उस टाइम का वाइसरॉय था 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल। दे वेर राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। फिर दिस एक्ट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स टू बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। तो अभी बॉम्बे और मद्रास को भी अनलाइक अर्लियर टाइम्स पावर मिला। एंड जो 1773 से लेके 1833 तक जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी था वो रिवर्स हो गया एंड दिस पॉलिसी ऑफ लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन रिजल्टेड इन द ग्रांट ऑफ almost complete internal autonomy to the provinces in 1937. Again, also इस एक्ट के द्वारा न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एस्टेब्लिश हुआ जो कि हुआ बंगाल हुआ था 1862 पे, देन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस 1886 को एंड पंजाब हुआ 1897 को। देन क्या हुआ, इस एक्ट ने वाइसरॉय को और पावर दिया टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल। अगेन इस एक्ट ने एक पोर्टफोलियो सिस्टम भी रिकॉग्नाइज किया जो कि लॉर्ड कैनिंग ने 1859 को इंट्रोड्यूस किया था। एंड अंडर दिस क्या हुआ, जो मेंबर्स ऑफ वाइसरॉयज काउंसिल थे उन्हें इंचार्ज बनाया दिया गया ऑफ 1 or more डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड thus was authorized to final orders on the behalf of council on matters of his department. अगेन क्या हुआ, इस एक्ट ने एम्पावर किया वाइसरॉय को
टू इशू ऑर्डिनेंसेस, जो कि अभी हम लोग का प्रेसिडेंट एंड गवर्नर करते हैं, विदाउट द कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। एंड वो ऑर्डिनेंस का टाइम 6 मंथ्स था। फिर आया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। यहाँ पे क्या हुआ, जो नंबर ऑफ एडिशनली यानी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे वो इंक्रीज हो गया इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन देम। फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल का फंक्शन इंक्रीज हो गया एंड उन्हें और पावर दिया गया टू डिस्कस द बजट एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। Also, इस एक्ट ने प्रोवाइड nomination of some non-official members to the Central Legislative Council by the Viceroy on the recommendation of the Provincial Legislative Council and the Bengal Chamber of Commerce. Also क्या हुआ कि ये जो Provincial Legislative Council थे उनको nominated किया जाएगा by the governors on the recommendation of the district boards, municipalities, universities, trade associations, jamindars and chambers. So इस एक्ट ने एक लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन बनाया फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन इन फिलिंग अप ऑफ सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल सीट्स बोथ इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल काउंसिल्स। बट क्या हुआ, ये जो इलेक्शन वर्ड था ये इस एक्ट पे कहीं भी मेंशन किया गया नहीं है एंड द प्रोसेस वाज डिस्क्राइब्ड एज नॉमिनेशन मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडीज। देन दिस इज वेरी फेमिलियर विथ अस, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसे हम मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। एंड वी नो उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड मोर्ले एंड लॉर्ड मिंटो वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। सो इसके फीचर्स भी हम देखते हैं। इस एक्ट के द्वारा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे बोथ इन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज हो गया। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज raised from 16 to 60. Also, the number of members in the legislative councils was not uniform क्योंकि different provinces का different था. It retained official majority in the central legislative council, but allowed the provincial legislative councils to have non-official majority. Then इस एक्ट ने enlarge किया the deliberative function of legislative council at both level, that is at the central and provinces. For example, क्या हुआ, जो members थे उन्हें allow किया गया था to ask supplementary questions, move resolutions on the budget and so on. Also for the first time इस एक्ट ने provide किया for the association of Indians with an executive councils of the viceroy and governors. तो उस टाइम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा became the first Indian to join the Viceroy's Executive Council. अगर हम सत्येंद्र सिन्हा के बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं तो क्या थे, he became the first governor of Bihar and Orissa. Also, he was the first Indian Advocate General of Bengal. फिर इस एक्ट ने सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट लाया जिसके द्वारा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गया एंड अकॉर्डिंगली द मुस्लिम मेंबर्स वेयर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम वोटर्स। दस इस एक्ट ने कम्युनलिज्म को लीगलाइज किया एंड दस वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ऑल्सो इट प्रोवाइडेड for the separate representation of presidential corporations, chambers of commerce and universities and jamindars. अभी आते हैं Government of India Act of 1919. 1919 was not a really good year for Indians because of the Jallianwala Bagh massacre. So क्या हुआ, अगस्त 20, 1917 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया फॉर द फर्स्ट टाइम कि इसका ऑब्जेक्टिव था was the gradual introduction of responsible government in India. And accordingly 1919 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एनेक्टेड हुआ जिसे हम मॉन्टे क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं. But this act came into force in 1921. And yeah, one more thing, Montague was the Secretary of State for India at the time. एंड लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया. तो इसके फीचर्स भी अब हम देखते हैं. इस एक्ट ने रिलैक्स किया द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स. सो द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स वेर authorized to make laws on their representative list of subjects. However, the structure of government continued to be centralized and unitary. Then इस एक्ट ने provincial subjects को 2 parts में divide किया. One was transferred, the other was reversed. So transferred क्या थे? These were to be administered by the governor with the aid of ministers responsible to the legislative council. जो reserved subject थे, on the other hand, were to be administered by the governor and his executive council without being responsible to the legislative council. And this system को हम डायरकी नाम से भी जानते हैं, which was a dual scheme of governance. इस एक्ट ने for the first time bicameralism and direct election introduce किया. We all know bicameralism, the one we have at the center,
One is Rajya Sabha and the other is Lok Sabha, that is the upper house and the lower house. So क्या हुआ? After this act, the Indian Legislative Council was replaced by the bicameral legislature consisting of the upper house, which was Council of State, and a lower house, that is the Legislative Assembly. And यहाँ के जो members थे, they were directly chosen by direct election. Also, it required that 3 of the 6 members of the Viceroy's executive, other than the Commander-in-Chief, were to be Indian. Again, ये जो communal representation था of 1919, it extended by providing separate electorates for 6 Indian Christians, Anglo-Indians and Europeans. It granted franchise to a limited number of people on the basis of property, tax or education. Again, इस एक्ट ने एक न्यू ऑफिस क्रिएट किया of the High Commissioner for India in London and transferred him some of the functions which used to be performed by the Secretary of State for India. Also, इस एक्ट ने प्रोवाइड किया for the establishment of Public Service Commission and accordingly 1926 को a Central Public Commission set up हुआ for recruiting the civil servants. Again, for the first time इसने separate किया the provincial and the central budgets and authorized the provincial legislatures to enact their budgets. Also, इस एक्ट ने प्रोवाइड किया the appointment of a statutory commission to inquire into the reports of its working after 10 years of its coming into force. So now let's discuss Simon's Commission at a glance. क्या हुआ कि नवंबर 1927 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 7-member statutory commission under the chairmanship of Sir John Simon to report on the condition of India under its new constitution. And क्या हुआ कि ये जो कमीशन थे उसके जो मेंबर्स थे सभी ब्रिटिश थे एंड इसलिए इंडियन ने इस कमीशन को बॉयकॉट किया एंड ये कमीशन अपना रिपोर्ट 1930 को सबमिट किया एंड रिकमेंडेड द एबोलिशन ऑफ डायरकी, एक्सटेंशन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, ऑल्सो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल ब्रिटिश इंडिया and princely states, also continuation of communal electorates and so on. And accordingly, British ने 3 roundtable conferences held किया and on the basis of these discussions, a white paper on constitutional reform was prepared and submitted for the consideration of Joint Select Committee of the British. The recommendations of committee were incorporated in the next Government of India Act of 1935. इसीलिए हमें ये साइमन कमीशन जानना थोड़ा जरूरी था. Now let's see Government of India Act of 1935. So why it's so very important to us? This act was a major step towards the independence of India and helped reorganization of the states such as Sindh, which was separated from the provinces of Bombay. Similarly, Bihar and Orissa was also separated. Again, this act also abolished the concept of diarchy at the provincial level and introduced the same at the central level. This act is the main source of the Indian Constitution. This act also provided for more representations of Indians in the executive level. So, ये जो 1935 का act था, marked the second milestone towards a complete responsible government in India. It was a lengthy and detailed document having 321 sections and 10 schedules. So, इसके features भी अब हम देखते हैं. So, इस act ने provided किया the establishment of All India Federation, जो कि consist करते थे of provinces and princely states as unit. And the act divided the powers between the center and the unit in terms of 3 lists, जो कि पहला था the federal list which was for the center जहाँ पे 59 items थे, for the provincial list जहाँ पे 54 items थे, and the concurrent list जहाँ पे both federal and provincial items included किया गया था, which was 36. It's similar to the one we have now, like the union, state and concurrent list. Again यहाँ पे residuary power भी दिया गया था to the viceroy. However, ये federation never came into being as the princely states did not join it. And as I have said, it abolished diarchy in the provinces and introduced provincial autonomy in its place. So, ये provinces को allow किया गया था to act as autonomous units of administration in their defined spheres. Moreover, ये act ने introduce किया responsible governments in provinces, that is जो governor थे was required to act with the advice of ministers responsible to the provincial legislature, and this came into effect in 1937 and was discontinued in 1939. But this act ने center पे diarchy adopt किया, and consequently the federal subjects were divided into, like we have read in the earlier act, the reserve subject and the transfer subject. However, this provision of act did not come into operation at all. Again, जो 11 provinces थे वहाँ का 6 provinces पे bicameralism introduce किया गया था. Thus, Bengal, Bombay, Madras, Bihar and Assam
and the United Provinces were made bicameral, consisting of Legislative Council, which was the upper house, and the Legislative Assembly, that is the lower house. However, many restrictions were placed on them. फिर इस एक्ट ने further extend किया the principle of communal representations by providing separate electorates for depressed classes, that is the scheduled castes, again women and workers, which was in accordance with the communal awards. Again इस एक्ट ने काउंसिल ऑफ इंडिया abolish किया, जो कि एस्टेब्लिश किया गया था by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858. So the secretary of state for India was provided with a team of advisors. Then again जो franchise था वो extended किया गया, and thus about 10% of the total population got a voting right. And one of the most important thing, इस एक्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिशमेंट का प्रोविजन दिया, एंड अकॉर्डिंगली 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे फॉर्म हो गया विथ अ कैपिटल ऑफ 5 करोड़. एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम था टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री. अगेन इस एक्ट ने प्रोवाइडेड किया फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली अ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बट ऑल्सो ए प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, and also a joint public service commission for 2 or more provinces. Again इस एक्ट के द्वारा एक फेडरल कोर्ट भी एस्टेब्लिश किया गया, which was set up in 1937. So now let's come to one of the most fascinating act, that is the Indian Independence Act of 1947. So February 20, 1947 पे, जो कि उस टाइम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे क्लीमेंस एटली, ने डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश रूल जो इंडिया पे हो रहा था would end by 30 जून 1948, एंड उसके बाद जो पावर था would be transferred to the responsible Indian hands. बट क्या हुआ कि ये जो अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद मुस्लिम लीग ने एजिटेशन स्टार्ट किया by demanding partition of the country. So on 3rd June 1947 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये क्लियर किया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था इंडिया का, which was formed in 1946, cannot apply to those part of the country which were unwilling to accept it. So also on the same day, that is on 3rd June 1947, लॉर्ड माउंटबेटन, जो उस टाइम का वाइसरॉय ऑफ इंडिया था, उन्होंने पार्टीशन प्लान अनाउंस किया, जिसे माउंटबेटन प्लान के नाम से भी जानते हैं. एंड दिस प्लान वाज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस एंड द मुस्लिम, एंड इमीडिएट इफेक्ट वाज गिवन टू द प्लान बाय एनेक्टिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947. फर्स्टली द ब्रिटिश रूल इन इंडिया केम टू एन एंड and declared India as an independent and sovereign state from 15th August 1947. Again, इस एक्ट ने partition of India provide किया, and accordingly independent dominions of India and Pakistan बने with the right to secede from the British Commonwealth. फिर जो वाइसरॉय के ऑफिस थे वो भी abolish हो गया, and provided for each dominion a governor general who was to be appointed by the British king on the advice of the Dominion cabinet. Also, His Majesty's government in Britain was to have no responsibility with the respect of government of India or Pakistan. Again इस एक्ट ने constituent assembly को empower किया of the two dominions to frame and adopt any constitution for their respective nations, and to repeal any act of the British Parliament including the Independence Act itself. फिर इस एक्ट ने empower किया the constituent assemblies of both the dominions to legislate for their respective territories till the new constitution were drafted and enforced. Also, no act of the British Parliament passed after 15 August 1947 was to be extended to either of the new dominions unless it was extended by a law of the legislature of the dominion. फिर जो Secretary of State का ऑफिस था इंडिया पे, वो भी abolish कर दिया गया, and उनका जो functions था उसे Secretary of State for Commonwealth Affairs को transfer कर दिया गया. फिर इस एक्ट के द्वारा इंडियन प्रिंसली स्टेट को फ्रीडम दिया गया इफ दे वांट टू जॉइन द डोमिनियन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान, और टू रिमेन इंडिपेंडेंट इफ दे वांटेड टू. फिर ये बोला गया कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाते तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी चलेंगे, एंड द डोमिनियंस मेक मॉडिफिकेशंस इन द एक्ट इफ दे वांटेड टू. ऑल्सो दिस एक्ट deprived the British of their right to veto bills. Again, the designated Governor General of India and the provincial governors as the constitutional head of the state. Fear it dropped the title of Emperors of India from the royal title of the King of England. And most importantly, after this, Lord Mountbatten became the first Governor General of New Dominion of India, and Jawaharlal Nehru became the first Prime Minister of India, and the Constituent Assembly of India, formed in 1946, became the Parliament of the Indian Dominion. Thank you. That's it for today. Don't forget to like, share and subscribe. Okay, bye-bye.